नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान की। इस मसले पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने गहरी नाराजगी जताई और दुख जाहिर किया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कहा, जिस तरह से माननीय वाइस प्रेसिडेंट का संसद परिसर में अपमान किया गया, वो देखकर निराशा हुई। राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधियों को अभिव्यक्ति का अधिकार है, लेकिन अधिकार का मतलब किसी का अपमान करना नहीं है। संवैधानिक पदों की गरिमा का ख्याल सबको रखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्यसभा के चेयरमैन को फोन करके सहानुभूति व्यक्त की, कल्याण बनर्जी की हरकत की निंदा की। मोदी ने उपराष्ट्रपति से कहा, वो तो खुद इस तरह का अपमान 20 साल से झेल रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला वाइस प्रेसिडेंट से जाकर मिले और कहा कि कल संसद परिसर में कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी ने जो किया, जिस तरह चेयर का अपमान किया, वो संसदीय इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। इस तरह की हरकत की निंदा सबको करनी चाहिए। जाट समुदाय ने भी जगदीप धनखड़ के अपमान पर रोष जाहिर किया और अल्टीमेटम दिया, अगर कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी 24 दिसंबर तक माफी नहीं मांगते तो फिर पूरे उत्तर भारत में कापों की पंचायत होगी और जाट दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। एनडीए ने भी इसे बड़ा इशू बनाया। जब राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी चारों तरफ से घिर गए तो कांग्रेस समेत सभी विरोधी दलों ने पांव पीछे खींच लिए। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन ने कहा, वीडियो अकेले राहुल गांधी ने नहीं बनाया, कल्याण बनर्जी तो मिमिक्री कर रहे थे, ये एक आर्ट है, इसका क्या बुरा मानना, ये किसी का अपमान नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा, अगर राहुल वीडियो न बनाते तो किसी को कुछ पता ही न चलता, मामला इतना बड़ा न होता। यानी उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के चक्कर में सब गड़बड़ हुई। इसके बाद राहुल गांधी ने भी सफाई दी। ये सब आपको दिखाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि वाइस प्रेसिडेंट के अपमान का मुद्दा अब कैसे जाति की राजनीति पर आ गया। लेकिन पहले आपको दिखाता हूं आज इस मुद्दे पर खुद वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने क्या कहा। राज्यसभा में चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने आज इस बात पर दुख जाहिर किया कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर समेत सभी बड़े बड़े नेताओं ने कल्याण बनर्जी की हरकत पर दुख जताया है, लेकिन कांग्रेस समेत विपक्ष के किसी नेता ने इस पर मुंह नहीं खोला। आज राज्यसभा में जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई, उस वक्त विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में मौजूद थे। कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह समेत विपक्ष के और कई सीनियर लीडर मौजूद थे। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही चेयरमैन धनखड़ ने कहा कि विपक्ष के किसी नेता का बयान तो दूर, किसी का फोन तक नहीं आया। वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, जगदीप धनखड़ अपना अपमान बर्दाश्त कर सकता है, पहले भी बहुत बार सहन किया है, लेकिन वो किसानों का और अपनी जाति का अपमान किसी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। आप कहते हो 138 साल पुरानी पार्टी हो, क्या हुआ है? आपको सब पता है। आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है, खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सबको पता है क्या कुछ हो रहा है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? नहीं, ये संस्कार है क्या? यहां तक इस तरह आ गया क्या? दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं,
पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है, नहीं आप अंदाजा नहीं लगा सकते सर। मैं आपकी सुनता, आप एक फोन उठाते और मेरे से कहते, अपने बीच में फोन में वार्तालाप दशकों तक होता रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया, और आप चुप हैं, आपके अध्यक्ष चुप हैं। जिस वक्त राज्यसभा के चेयरमैन बोल रहे थे, उस दौरान भी विपक्ष की तरफ से लगातार नारेबाजी हो रही थी। बीच बीच में विरोधी दलों के नेता कुछ बोलना चाह रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। खड़गे सदन में बोल नहीं पाए तो उन्होंने बाहर आकर अपनी बात कही। जब तक मामला राज्यसभा के चेयरमैन के अपमान का था, तब तक तो विरोधी दलों के नेता खामोश थे, लेकिन जैसे ही उपराष्ट्रपति ने इसे अपनी जाति से जोड़ दिया, किसानों से जोड़ दिया, तो बात सियासी नफे नुकसान की हो गई। इसलिए ऑपोजिशन पार्टीज में हलचल हुई। खड़गे ने तुरंत सफाई दी, कहा यह जाति का मुद्दा नहीं है, इसे जाटों का अपमान कहना ठीक नहीं है। इस तरह तो वो भी कह सकते हैं कि उन्हें पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता, ये दलितों का अपमान है, तो सरकार क्या कहेगी। खड़गे ने कहा कि मिमिक्री की घटना सदन के बाहर हुई, लेकिन ये मुद्दा सदन में उठाया गया। इस मुद्दे पर वो सदन में भी बोलना चाहते थे, लेकिन विपक्ष को मौका नहीं दिया गया और सरकार की तरफ से कई नेताओं को बोलने की परमिशन दे दी गई। उन्होंने कहा कि मेरा जो अपमान हुआ है वो मेरे जाति और मेरे किसानों का अपमान हुआ। अरे चेयरमैन दूसरों को प्रोटेक्शन देना चाहिए। अगर चेयरमैन साहब ही ऐसा बोले तो मैं एक अपोजिशन लीडर होके ऐसे मैं ये कहूँ कि मुझे राज्यसभा में बोलने नहीं दिया क्योंकि मैं एक दलित लीडर हूँ। ऐसी जात पात की बात अंदर करके लोगों को बाहर भड़काने का काम कोई नहीं करना चाहिए। हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है, मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है। जो मिमिक्री यहाँ पर हो गई आउटसाइड, ये सबने देखा होगा, ये आपको भी मालूम। जो घटना सदन के बाहर हो गई आउटसाइड द हाउस, तो उसके बारे में सदन में एक रेजोल्यूशन पास करना, कंडेम करना, ये कहाँ का है। और वो भी ठहरे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ठहरते हैं और 100-150 राज्यसभा के मेंबर उनके पीछे ठहरते हैं, वहाँ स्टेटमेंट करते हैं। और हाउस के अंदर हमारे चेयरमैन साहब उनको भी परमिशन देते हैं और हम सच्चाई बोलने के लिए हमको परमिशन नहीं मिल रहा है। अपमानित नहीं करना चाहते हैं, करने का हमारा इरादा भी नहीं, वो हमारे कैरेक्टर में भी नहीं। दोपहर तक कांग्रेस के नेता इस मुद्दे पर एग्रेसिव दिखने की कोशिश कर रहे थे। अधीर रंजन चौधरी ने कहा मिमिक्री तो एक आर्ट है, टीवी और स्टेज शोज में कई लोग मिमिक्री करते हैं। कल्याण बनर्जी ने भी मिमिक्री की, इसमें कौन सी गलत बात है। अधीर रंजन ने कहा गलत तो यह है कि कल्याण बनर्जी की मिमिक्री को उपराष्ट्रपति ने जबरदस्ती अपनी जाति से जोड़ दिया। टीवी में रोजाना आप शाम को देखो, ये मिमिक हमारा एक आर्ट है। उसमें प्राइम मिनिस्टर से लेकर अपोजिशन सबको मिमिक होते हैं। और यहाँ किसी ने ये नहीं कहा कि भाई ये धनखड़ जी की ऊपर मिमिक हो रहे हैं। उनको क्यों खुद अपना रहे हैं, उनको किसी ने नहीं कहा, लेकिन लोग क्यों अपना रहे हैं। और देश की उच्च स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति अगर जात पात की बात करे तो उनको शोभा देते हैं क्या। हमारे देश की प्रधानमंत्री कोई जात के नहीं, राष्ट्रपति कोई जात के नहीं होते हैं, उपराष्ट्रपति कोई जात के नहीं होते हैं। कल से हमें तो ये सीने पे ये लगा के घूमना पड़ेगा, पोस्टर लगा कि मैं दलित हूं, मैं जाट हूं, मैं राजपूत हूं। चलेगा ये देश? कहा कभी ये कि मैं ये जाट के खिलाफ बोल रहे हैं?
मिमिक होता है, जिसको जो समझना समझ लेते हैं। मिमिक तो मिमिक होता है, किसी को नाम पे तो नहीं कहा गया कि वहाँ किसी भाषण पे तो नहीं किया गया कि मैं मिमिक कर रहे हैं। क्यों बात बनाना चाहते हैं ये लोग? ये सिर्फ अपने जवाब से बचने के लिए, जब सरकार के ऊपर चारों तरफ से अब जवाब मांग रहे हैं, सदन की सुरक्षा से कि क्यों इतने बार छेड़छाड़ हुई है, तो वो जवाब देने से बचने के लिए इस तरीके के हवाला, इस तरीके की बहाना बनाते जा रहे हैं। कोई इसका संबंध नहीं, कोई सरोकार नहीं है। अधीर रंजन ने राहुल गांधी का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन ममता बनर्जी ने कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया। ममता बनर्जी ने कहा वो तो संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का सम्मान करती हैं, सबको करना चाहिए। ममता ने कहा कल्याण बनर्जी का वीडियो बनाकर राहुल गांधी ने गड़बड़ कर दी। अगर राहुल वीडियो न बनाते तो किसी को कुछ पता ही नहीं लगता, कोई उस पर ध्यान भी नहीं देता। मैंने इसका बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। इसमें हमारा पार्लियामेंट्री पार्टी दे आर टेकिंग केयर, सो दे विल बी फेयर इनफ टू टेक द डिसीजन। क्यों आप ऐसा बात करते हैं? हम तो रेस्पेक्ट करते हैं सबको ना, एक डिसरेस्पेक्ट का कोई बात नहीं होता है। इसको जस्ट पॉलिटिकली कैजुअली, आपको तो पता भी नहीं चलता अगर राहुल जी वीडियो में तो छवि नहीं तुलता तो। आप समर्थन कर रहे हो, इसका मतलब आप समर्थन कर रहे हैं इसका मतलब समर्थन कर रहे हैं। बंगाल छोड़ के मैं आज पे कोई बात में टिप्पणी नहीं करेंगी। जब ममता बनर्जी ने सारी गलती राहुल गांधी पर डाल दी, कल्याण बनर्जी के प्रति नरम रुख दिखाया, तो कल्याण बनर्जी भी सामने आए। कल्याण बनर्जी ने कहा वो जगदीप धनखड़ का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने उनका अपमान नहीं किया, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। पता नहीं राज्यसभा के चेयरमैन ने इसे अपने ऊपर क्यों ले लिया। कल्याण बनर्जी ने यह भी कह दिया कि मिमिक्री करना भी एक आर्ट है, और खुद प्रधानमंत्री मोदी भी लोकसभा में ऐसा कर चुके हैं। I have a great respect for Dhankar ji. Firstly, he belongs to my profession. Secondly, he was our ex-governor. Thirdly, he is our vice president. He is the chairman. But I did not want to hurt anyone. And it's not, please, it's a one type of art. One type of art. Mimicry has been done by also the Honorable Prime Minister in the Lok Sabha itself. I can show you the video. He has done it in the last term in 2014 to 2019 in the Lok Sabha itself. But everyone has taken it as okay. It's not seriously. But if anyone takes it seriously, I am helpless. लेकिन आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कल्याण बनर्जी की हरकत को गलत बताया। मनोज झा ने कहा कि चेयरमैन का अपसेट होना, दुखी होना जायज है, लेकिन सभापति को विपक्ष की हताशा और निराशा भी समझनी चाहिए। इसके बाद मनोज झा विपक्ष की लाइन पर आए, कहा कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी को बोलने का हक नहीं है, क्योंकि मोदी भी दूसरों की मिमिक्री करते रहे हैं। मैं समझता हूं कि जस्टिफाइड है, उनका दुख जस्टिफाइड है। वहां तकरीबन 100 से ज्यादा सांसद थे और वो कॉपी कर रहे थे। मिमिक्री और मॉकिंग में थोड़ा फर्क होता है, मैं ये बताना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी जब ये कहते हैं ना, बाकी एक संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति को अगर लगता है कि इसमें ये इन चीजों का उल्लंघन हुआ तो उसकी पड़ताल अलग हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी की जुबान से ये बात अच्छी नहीं लगती है। खुद मिमिक्री किया पार्लियामेंट के अंदर, बाहर को तो छोड़िए, अंदर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, और ये व्यक्ति विशेष महानुभाव कह रहे हैं कि बड़ा दुख हुआ, उनका अपमान हो रहा है। 20 बरस से संसदीय लोकतंत्र का अपमान हो रहा है। जिस तरह की जुबान बोली जा रही है ना, ये इस देश के संसदीय लोकतंत्र के मिजाज में नहीं था। तो जब बातचीत होना तो सामूहिक हो, आत्म केंद्रित विमर्श ना हो। आत्म केंद्रित विमर्श से ना आप सत्य का एक बड़ा पहलू ढक देने की कोशिश करते हैं, जो उचित नहीं है। वैसे मनोज झा इस वक्त तो काफी ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन कल जब कल्याण बनर्जी पार्लियामेंट प्रेमाइसेस में राज्यसभा के चेयरमैन की मिमिक्री कर रहे थे,
राहुल गांधी उसका वीडियो बना रहे थे, उस वक्त मनोज झा राहुल गांधी के बगल में खड़े होकर ठहाके लगा रहे थे। खैर, अकाली दल के सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा, विपक्ष को सरकार की आलोचना का हक है। स्पीकर और सभापति से नाराज हैं तो सदन में अपनी नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं, शालीनता के साथ अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन इस तरह संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का मजाक बनाना बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं कठोर शब्दों में इसकी निंदा करती हूँ। एक सभ्य सोसाइटी में और ख़ास तौर पे लोगों के चुने हुए नुमाइंदों की तरफ से जे ऐसा किया जाए तो हम क्या संकेत भेज रहे हैं। मैं इसकी बिल्कुल, एक पोस्ट की एक गरिमा होती है। आपको पर्सनली हो सकता है बहुत सारे लोग जो आपके साथ बैठते हैं आपको पर्सनली ना पसंद हो, लेकिन उस कुर्सी का और उस पोस्ट का रिस्पेक्ट करना बनता है। आप किसी आइडियोलॉजी के आधार पे उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन किसी की ऐसे नकल उतारनी और मजाक उड़ाना, ये किसी का भी किया जाए, मैं समझती हूँ ये बहुत निंदनीय है और मैं सख्त शब्दों में इसकी निंदा करती हूँ। बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को डिफेंसिव पर ला दिया। आज बीजेपी की महिला सांसदों ने पार्लियामेंट परिसर में गांधी जी की प्रतिमा के सामने प्रोटेस्ट किया। इन लोगों के हाथ में जो पोस्टर था उस पर लिखा था, उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और इसके बाद जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि संवैधानिक पदों का अपमान करना कांग्रेस की आदत बन गई है। उन्होंने कहा, कांग्रेस दलित, पिछड़े और आदिवासी वर्ग के नेताओं का अपमान जानबूझकर करती है। ये बार बार संविधान पे पद पर जो है ऐसे लोगों को अपमानित कर रहे हैं। आप जो किसान पुत्र है, पहली बार एक जाट समाज के किसान पुत्र इस लेवल पर आ गए सर, उपराष्ट्रपति तक पहुंच गए। तो इस उपराष्ट्रपति पद को, संविधान पद को अपमानित कर रहे सर। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं सर, तो उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और संविधान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान सर। कल जो आपको अपमानित किया है, आपके पद को अपमानित किया है, संविधान को अपमानित किया है, उसके लिए हम इस सदन में कार्रवाई जो प्रश्नकाल आप चला रहे हैं, इसमें आपके सम्मान में और इनके प्रोटेस्ट में, आपके सम्मान में और इनके प्रोटेस्ट में हम खड़े होकर ये प्रश्नोत्तर में हैं और हम प्रश्नोत्तर में हम भाग लेते हैं सर। वैसे राहुल गांधी पर सबसे करारा अटैक किया बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। नड्डा उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। बस्ती जिले में पार्टी के एक रैली में जेपी नड्डा ने बाकायदा नाम लेकर कहा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अपमान करने वालों ने एक किसान पुत्र का, एक जाट पुत्र का अपमान किया है। नड्डा ने कहा, विपक्षी नेता अब जोकरों की तरह हरकतें करने लगे हैं और राहुल गांधी जिस तरह से मिमिक्री का वीडियो बना रहे थे, उसे देखकर लगता है कि राहुल को अब कैमरामैन की नौकरी ढूंढनी चाहिए। कल आप लोगों ने संसद में देखा होगा, आप संसद में नेताओं को भेजते हो कि वो वाद विवाद करें, लेकिन संसद में जिन लोगों को आपने भेजा है वो वाद विवाद के बदले जोकर का काम पकड़ लिया। उन्होंने जोकर वाला काम पकड़ लिया, नकल करने का काम पकड़ लिया। आपने देखा होगा कि एक सांसद भारत के उपराष्ट्रपति जो संवैधानिक जगह पर बैठे हैं, संसद के प्रांगण में उनकी नकल की जा रही है और ये कांग्रेस का नेता राहुल गांधी उसकी वीडियो बना रहा है। ये भी आज हमको देखना था। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके बारे में कहते हैं कि 100 साल से ज्यादा का इतिहास है, उसका नेता एक नकलची की उसकी वीडियो बनाए और वो उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हमारे धनखड़ जी, वो किसान पुत्र हैं, वो पिछड़ों के नेता हैं, वो पिछड़ों के प्रतिनिधि के रूप में हैं, वो जाट पुत्र हैं। अब राहुल गांधी को ऐसे समय पर
ओबीसी की याद नहीं आती, वैसे ओबीसी का राग लाते हैं। ओबीसी पिछड़ा पिछड़ा पिछड़ा। एक संवैधानिक जगह पर बैठा हुआ व्यक्ति, किसान पुत्र, जाट पुत्र, ओबीसी को रिप्रेजेंट करने वाला पुत्र, आज उसकी तौहीन की जाती है, आज उसका मजाक किया जाता है। बोलिए, भारत सहेगा ऐसे लोगों को? बोलिए, सहेगा ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को राजनीति में कोई जगह होनी चाहिए क्या? होनी चाहिए क्या? ये हालत हो गई है कांग्रेस की। आजकल कैमरामैन का काम संभाल लिया है, कैमरामैन। कल्याण बनर्जी और राहुल की हरकतों से जाट समाज भी खफा है। आज दिल्ली में खाप के प्रधानों ने एक मीटिंग की और इस मीटिंग में जगदीप धनखड़ के अपमान को जाटों का अपमान बताया गया। पालम 360 खाप के प्रधान ने कहा, कल्याण बनर्जी के पास 4 दिन का वक्त है, वो उपराष्ट्रपति से माफी मांग लें, वरना जाटों की महापंचायत होगी और पूरे उत्तर भारत के जाट दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। हमारा फैसला सीधा सीधा एक है कि कल्याण बनर्जी, जिस सांसद, टीएमसी के सांसद ने माननीय उपराष्ट्रपति जी का, किसान परिवार का अपमान किया है, उनको जल्द से जल्द उस पर माफी मांगनी चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है वैसे सारे किसान समाज के लिए। इसको ये सहन करने के बाद ये बड़ी घिनौनी हरकत की है। एक देखो, सांसद भी एक जिम्मेवार होता है, समाज का नुमाइंदा होता है, किसान जाति से उनका इस तरह से मजाक उड़ाना ये बड़ी शर्मनाक और बड़ी गलत बात है। ये सहन नहीं होगी। या तो वो सार्वजनिक तौर पर इसके जल्दी फटाफट इसकी माफी मांगे। इस देश की ग्रास रूट से अगर कोई जुड़ा हुआ आदमी है तो वो जगदीप धनखड़ है। और देश की आजादी के बाद पहली बार ऐसा मौका मिला कि एक किसान परिवार में जन्मे व्यक्ति को देश का उपराष्ट्रपति बनाया गया। और उपराष्ट्रपति तो सबके लिए सम्मानीय होते हैं, और उसके साथ साथ वयोवृद्ध व्यक्ति हैं वो, उनके बारे में जिस प्रकार की मिमिक्री बनाई गई है, जिस प्रकार से उनका मजाक बनाया गया है, और देश के ऊपर लगातार 75 साल तक जो पार्टी राज करती रही, उसका एक बहुत बड़ा नेता राहुल गांधी उसका वीडियो बना रहा है, और वहां पर खड़े तमाम सांसद, विपक्ष के सांसद उसका मजाक बनाते हुए हंस रहे हैं। ये देश के लिए शर्मनाक बात है। जब बात बहुत बढ़ गई, राहुल गांधी पर चारों तरफ से हमले होने लगे, तो राहुल कैमरे के सामने आए। उन्होंने गलती तो नहीं मानी, उल्टे सारा दोष मीडिया पर मढ़ दिया। राहुल ने कहा उन्होंने वीडियो बनाया, वो तो उनके फोन में है, लेकिन कल्याण बनर्जी का वीडियो तो मीडिया दिखा रहा है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। राहुल ने कहा कि मीडिया को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, कोई अडानी, राफेल और बेरोजगारी पर चर्चा क्यों नहीं करता, सब मिमिक्री पर ही बात कर रहे हैं। अपमान किसने किया, कैसे किया? वहां पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। अपनी कास्ट भी लिया है सर, किसी ने कुछ नहीं वहां पे किसानों का अपमान किया। नहीं, सुनिए, देखिए, वहां पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया है, ठीक है? उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है? उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे एमपीज वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो। मतलब थोड़ा तो न्यूज दिखा दिया करो ना, थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब आप टोटली मतलब एक लाइन पे चले गए तो क्या करें? अपनी गलतियों के लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहराना राहुल गांधी की आदत हो गई है। वो कैसे कह सकते हैं कि एमपीज के सस्पेंशन पर मीडिया में चर्चा नहीं हुई? खूब हुई, रोज हुई। राफेल पर, अडानी पर क्या राहुल के बयान मीडिया ने नहीं दिखाए? खूब दिखाए। क्या इन पर चर्चा नहीं हुई? बहुत हुई। पर क्या वाइस प्रेसिडेंट का मजाक मीडिया ने उड़ाया? क्या धनखड़ की मिमिक्री का वीडियो मीडिया ने बनाया? इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
ममता बनर्जी ने ठीक कहा, अगर राहुल गांधी वीडियो न बनाते, राज्यसभा के चेयरमैन की मिमिक्री पर ठाके न लगाते तो मामला इतना बड़ा न बनता। और राहुल गांधी ने मीडिया के बारे में ऐसी बातें कोई पहली बार नहीं कही। राहुल को राफेल के मुद्दे पर गलत बयानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से लिखित माफी मांगनी पड़ी थी। क्या इसके लिए मीडिया जिम्मेदार था? उसके बाद अपने बयान के चक्कर में सूरत की कोर्ट से सजा मिली, क्या इसके लिए भी मीडिया जिम्मेदार था? फिर उनके पार्लियामेंट की मेंबरशिप चली गई, क्या इसके लिए मीडिया जिम्मेदार था? वो 3 राज्यों में चुनाव हार गए, क्या इसके लिए मीडिया जिम्मेदार है? अब अगर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने कल इंडिया अलायंस की मीटिंग में राहुल गांधी के बजाय मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया, तो क्या इसके लिए भी राहुल मीडिया को दोष देंगे? केजरीवाल और ममता ही क्यों, कांग्रेस के कई नेता मानते हैं कि राहुल गांधी चुनाव नहीं जिता सकते। कैंपेन के दौरान बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हाल ही में विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल ने कहा था, मैंने मोदी की गाड़ी के चारों पहियों की हवा निकाल दी है। राहुल ने दावा किया था कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन जो हुआ वो सबने देखा। क्या ये मीडिया ने करवाया? इसलिए कभी कभी अपने गिरेबान में झांककर भी देखना चाहिए। एंटी मोदी मोर्चे की जिस मीटिंग से विरोधी दलों के नेताओं को बहुत उम्मीदें थी, कल की वो मीटिंग डीरेल क्यों हो गई, ये सोचना चाहिए। एक बार बात बिगड़ी तो बिगड़ती क्यों चली गई, ये भी देखना चाहिए। आज अंदर की कई बातें सामने आई। पता लगा कि विरोधी दलों के बीच सिर्फ प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर ही मतभेद नहीं है, कई मुद्दों पर डिफरेंसेस हैं। कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना के रुख से नाराज है। कांग्रेस चाहती है अलायंस में बीएसपी को शामिल किया जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी इसके लिए किसी कीमत पर तैयार नहीं है। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर रीजनल पार्टी चाहती हैं जिस पार्टी का जहां दबदबा है वहां उसके हिसाब से रणनीति बने, उसके हिसाब से सीटों का बंटवारा हो, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे कई इश्यूज हैं जिन पर आज गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेता खुलकर बोले। बड़ी बात है कि आज ममता बनर्जी दिल्ली में थी, उन्होंने प्रधानमंत्री से मोदी से मुलाकात की। उन्होंने यह भी कहा कि वो चाहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे गठबंधन के नेता बने। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा था, अरविंद केजरीवाल ने उसे सपोर्ट किया था। ममता ने कहा उनके प्रपोजल से नीतीश कुमार नाराज हैं, लेकिन इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है, और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल जी। नीतीश जी नाराज है आपके प्रपोजल से? क्या नीतीश जी नाराज है? नहीं, मेरे को पास ऐसा कोई खबर नहीं है। केजरीवाल ने मीटिंग में तो ममता के प्रस्ताव को सपोर्ट किया था, लेकिन बाहर आकर इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोले। लेकिन आज केजरीवाल विपश्यना के लिए पंजाब चले गए। अगले कुछ दिन तक वो किसी के संपर्क में नहीं रहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि केजरीवाल ईडी के दूसरे समन को भी फॉलो नहीं करेंगे। वो शराब घोटाले के केस में कल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। लेकिन आज अलायंस की मीटिंग के बारे में आम आदमी पार्टी के एमपी राघव चड्ढा बोले। राघव ने कल केजरीवाल के साथ मीटिंग अटेंड की थी। उन्होंने कहा ममता बनर्जी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने खड़गे का नाम आगे बढ़ाया था। राघव चड्ढा ने कहा खड़गे के नाम पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब इस मुद्दे पर विचार बाद में होगा। देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि कल बैठक के भीतर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी और मेरे नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने मिलकर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम प्रस्तावित किया है। बेहतरीन नाम है, शानदार नाम है, और मैं बतौर राज्यसभा सांसद उनकी अध्यक्षता में और उनके नेतृत्व में राज्यसभा में काम करता हूं। मेरे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। 55 साल का उनका एक लंबा पॉलिटिकल करियर है। जितने भी घटक दल हैं, मुझे लगता है वो सब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बहुत ही आदर सत्कार से देखते हैं। मुझे लगता है कि उनसे देश और इंडिया गठबंधन उनके अनुभव का बहुत लाभ उठा सकता है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी इसके काबिल नहीं थे? अब ये सवाल क्या है, या आप लोग चाह रहे हैं कि राहुल फेस ना हो? इंडिया गठबंधन के
भीतर जब बैठेंगे सब लोग फिर चर्चा करेंगे। ममता बनर्जी और राघव चड्ढा ने तो अपनी बात साफ साफ कह दी, लेकिन नीतीश कुमार और लालू यादव अब तक इस पर कुछ नहीं बोले हैं। नीतीश भी आज दिल्ली में ही थे। उन्होंने अपनी पार्टी के सांसदों के साथ मीटिंग भी की, लेकिन कैमरे के सामने आकर कुछ नहीं बोले। लेकिन लालू यादव की पार्टी के लीडर शिवानंद तिवारी ने कहा, किसने खड़गे का नाम लिया? ये सब फिजूल की बातें हैं, सिर्फ हवा में चर्चा चल रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मीटिंग के बाद जब किसी ने औपचारिक तौर पर कुछ नहीं बताया तो फिर उस पर क्या बात करनी? देखिए, अंदर में क्या हुआ है ये तो किसी को मालूम है नहीं, और आधिकारिक रूप से किसी ने प्रेस को ब्रीफ नहीं किया है कि ममता ने खड़गे का नाम प्रस्तावित किया और फलाने ने ये किया। ऐसा कुछ भी किसी ने ब्रीफ नहीं किया है। अभी बहुत सारी चीज़ें हवा में ऐसे ही चल रही हैं। जब तक आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं आता है तब तक हमको लगता है कि उस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। शिवानंद तिवारी शायद नहीं जानते अंदर क्या हुआ, लेकिन ममता बनर्जी ने, राघव चड्ढा ने कैमरे के सामने आकर बताया कि कल क्या हुआ, खड़गे का नाम किसने और कैसे प्रपोज किया। विरोधी दलों की मीटिंग में कल क्या हुआ, उसमें जो नेता शामिल हैं वो सब जानते हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ममता ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि ममता के प्रपोजल का विरोध किसने किया। बीजेपी के नेता इसी बात को लेकर विपक्ष को कुरेद रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा, नीतीश कुमार बड़े सपने लेकर दिल्ली आए थे, लेकिन मायूसी हाथ लगी। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो दूर, गठबंधन के नेताओं ने उन्हें कन्वीनर बनने लायक भी नहीं समझा। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने अगर नाम भी प्रस्तावित किया तो खड़गे साहब का कर दिया। 80 साल, मुझे पता नहीं उनकी उम्र 80 साल है या 85 साल है, लेकिन किसी ने भी नीतीश कुमार का नाम संयोजक के लिए भी प्रस्तावित नहीं किया। तो देखिए, दुनिया में पूजा होती है ताकत की। जिसके पास 44 विधायक हैं, उनके नाम को कोई क्यों प्रस्तावित करेगा? तो ये नीतीश जी गलतफहमी में है। बीजेपी छोड़कर इसीलिए गए थे कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बनना तो दूर की बात, संयोजक का जो पद है वो भी उनको नहीं मिल पाया है। हालांकि आज उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद संजय राउत ने कहा कि केजरीवाल के अलावा कई और भी नेताओं ने ममता के प्रस्ताव को सपोर्ट किया था, इसलिए अगर खड़गे को ही पीएम का उम्मीदवार बनाया जाता है तो इस पर उन्हें कोई ऐतराज नहीं होगा। देखिए, जो निर्णय सर्वमान्य होगा हम उनके साथ हैं। मुझे लगता है कल बहुत से दलों ने उस प्रस्ताव के ऊपर असहमति नहीं व्यक्त की है। अब उसका ऊपर पहली बार उस बारे में चर्चा हो रही है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के बारे में अगर मैं कहूँ तो उनकी एक प्रक्रिया होती है निर्णय लेने की। अब वो प्रक्रिया की तरफ हम ध्यान देंगे। उद्धव ठाकरे की पार्टी के रुख से कांग्रेस में थोड़ी नाराजगी तो है। कल जब इंडिया अलायंस की मीटिंग होनी थी, उससे पहले सामना में कांग्रेस को अहंकारी, घमंडी पार्टी बताया गया था। सामना में लिखा गया कि कांग्रेस को अहंकार छोड़कर रीजनल पार्टी को उचित सम्मान देना होगा। जो पार्टी जहां मजबूत है उसकी बात सुननी होगी। कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना होगा, छोटे दिल से दोस्ती नहीं होती। इस पर आज कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना गठबंधन के धर्म को निभाए, वरना कांग्रेस को जवाब देना आता है। संजय निरुपम ने कहा, सामना में संजय राउत जिस तरह की बातें लिखते हैं उससे अलायंस को नुकसान हो सकता है। ये गलत हो रहा है। इसी तरीके से कभी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का जब गठबंधन हुआ करता था तो सामना में शिवसेना अक्सर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना किया करती थी। आज बड़ी मुश्किल से इंडिया गठबंधन तैयार हुआ है और इंडिया गठबंधन में तमाम विपक्षी दल एक मोटो के साथ, एक उद्देश्य के साथ एक साथ बैठे हैं ताकि मोदी सरकार को रोका जा सके 2024 में। ऐसे में शिवसेना कांग्रेस पार्टी को घमंडी कहना, अहंकारी कहना और 5 राज्यों में जो हार हुई है ये कांग्रेस पार्टी की हार है, इस प्रकार की बातें सार्वजनिक रूप से करके कांग्रेस को अपमानित करना, कांग्रेस की आलोचना करना, ये सरासर गलत है। इससे इंडिया गठबंधन पर असर पड़ सकता है। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि संजय राउत या शिवसेना या सामना आइंदा इस प्रकार की हरकत न करे, वरना इसका असर इंडिया गठबंधन पर बुरा होगा। मतभेद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच भी है।
असल में यूपी कांग्रेस के नेताओं ने कल मीटिंग से पहले ये बयान दिए थे कि अगर बीजेपी को हराना है तो उत्तर प्रदेश में मायावती की बीएसपी को भी विरोधी दलों के गठबंधन में शामिल करना चाहिए। दावा तो यहां तक किया गया था कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने इस बारे में मायावती के पास संदेश भेजा है। यह मुद्दा कल अलायंस की मीटिंग में उठा और राम गोपाल यादव ने साफ साफ कह दिया कि अगर कांग्रेस बीएसपी को अलायंस में शामिल करना चाहती है तो समाजवादी पार्टी से सहयोग की उम्मीद छोड़ दे। राम गोपाल ने दो टूक कहा, अगर बीएसपी को अलायंस में शामिल किया जाता है तो समाजवादी पार्टी अलायंस से बाहर हो जाएगी। हालांकि इस मसले पर अखिलेश यादव और राम गोपाल ने बाहर आकर कुछ नहीं कहा, लेकिन आज आरजेडी के एमपी मनोज झा ने इस बात को कंफर्म किया। उन्होंने अपनी बात रखी, राम गोपाल जी ने कहा था, उन्होंने अपनी बात रखी। अब ये सारी चीजें कमेटी के अंदर हैं, नेताओं के बीच में हैं कि लोगों के इंक्लिनेशन देखें, पॉलिटिकल पार्टीज का इंक्लिनेशन देखें, फिर उस पर फैसला करें। तो उनकी बात सुनी, बिल्कुल सुनी गई, समझी गई और उस पर बाकायदा खरगे साहब ने कहा कि रूमर पर हम लोगों को तवज्जो नहीं देना चाहिए। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी का स्टैंड क्या है, इसका अंदाजा शिवपाल की बात को सुनकर लगाया जा सकता है। मुजफ्फरनगर में शिवपाल यादव से जब बीएसपी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी अंदर ही अंदर मिली हुई है। बीएसपी अगर बीजेपी से दूरी बना ले तभी कुछ सोचा जा सकता है। 24 के लिए इंडिया गठबंधन बना है, 24 में भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाना है। बसपा को भी साथ रखेंगे गठबंधन? देखिए, बहुत बार हम लोग कह चुके हैं कि पहले बसपा के नेता को भारतीय जनता पार्टी से दूरियां पहले दूर करें। कांग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और जेडीयू के बीच जो खींचतान चल रही है, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, वो तो मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन झगड़ा ममता बनर्जी और लेफ्ट के बीच भी चल रहा है। हालांकि इस मुद्दे पर दोनों पार्टियों में से किसी का कोई नेता सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं बोला, लेकिन पता यह लगा कि कल मीटिंग के दौरान सीपीएम के नेताओं ने ममता का नाम लिए बगैर कहा कि कांग्रेस को गठबंधन में शामिल कुछ नेताओं से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये जिस नाव में सवार होते हैं उसी को डुबो देते हैं। और यह सही है कि एंटी मोदी मोर्चे में अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं, उनमें मतभेद है। ये तो सीबीआई और ईडी का फेविकोल है जिसने इन्हें चिपकाया हुआ है। इसलिए साथ मिलकर पब्लिक मीटिंग्स तो हो सकती हैं, पर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं है। सबकी अपनी अपनी कंपल्शंस हैं। इसीलिए लोकसभा चुनाव को लेकर तो विरोधी दलों के गठबंधन में किसी मुद्दे पर फैसला नहीं हो पाया, लेकिन पार्लियामेंट में विपक्ष सरकार के खिलाफ एकजुट दिखाई दिया। इस कोशिश में अलायंस के नेता सफल हुए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया अलायंस में शामिल सभी पार्टीज के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग हुई। मीटिंग में यह तय किया गया कि संसद में ऑपोजिशन के सांसदों को जिस तरह सस्पेंड किया गया है, उसके खिलाफ सभी विपक्षी दल मिलकर आवाज उठाएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। इस मीटिंग के बाद आज कांग्रेस के लीडर प्रमोद तिवारी ने कहा, आज की बैठक में तय हुआ कि ऑपोजिशन के लोग 22 दिसंबर तक इंतजार करेंगे। अगर 22 दिसंबर तक विपक्ष के सस्पेंडेड एमपीज का निलंबन वापस नहीं लिया गया तो 22 तारीख को पूरा विपक्ष एकजुट होकर सड़क पर उतरेगा और सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगा। लोकतंत्र की हत्या जबरदस्त ढंग से हो रही है। 22 तक हम लोग प्रतीक्षा करेंगे कि शायद सरकार को सद्बुद्धि आ जाए और वो सबका सस्पेंशन वापस ले ले और जो हमारी मांग है उसके अनुसार लोकतंत्र की हत्या सरकार बंद करे। जो कानून विपक्ष की अनुपस्थिति में पारित करा रही है, उसमें जो सुझाव मिले थे जब वो गया था सेलेक्ट कमेटी के पास, डिसेंट नोट है, उसके अनुसार कार्रवाई करें। हम 22 तारीख को जितने सस्पेंडेड एमपीज हैं और सारे विपक्ष के एमपीज इंडिया के एक निश्चित स्थान पर
धरना देंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे शांतिपूर्ण। विपक्ष को राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा स्पीकर से इतने सख्त रवैये की उम्मीद नहीं थी। आज भी लोकसभा में हंगामा करने वाले विपक्ष के 2 और सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। अब दोनों सदनों के कुल 143 एमपीज सस्पेंड हो चुके हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन विरोधी दलों के नेता परेशान हैं, पर समझ नहीं पा रहे करें तो क्या करें। आज सुबह की मीटिंग में तय हुआ कि 22 दिसंबर को सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रोटेस्ट होगा। लेकिन शाम होते होते विरोधी दलों के नेताओं को लगा कि 22 दिसंबर तक तो देर हो जाएगी। इसलिए फिर यह तय किया गया कि कल भी पार्लियामेंट परिसर में सभी सस्पेंडेड एमपीज के साथ प्रोटेस्ट मार्च निकाला जाएगा। आज की एक और बड़ी खबर यह है कि आज लोकसभा में 3 ऐतिहासिक कानून पास हुए। आईपीसी और सीआरपीसी को अब पूरी तरह बदल दिया जाएगा। अंग्रेजों के जमाने के पुराने कानून हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अब इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू होगी। सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होगी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य कानून लागू किया जाएगा। ये तीनों बिल आज लोकसभा में पास हो गए। कल इन्हें राज्यसभा में पेश किया जाएगा। जो कानून सरकार लाई है उसमें राजद्रोह का कानून खत्म कर दिया गया है। उसकी जगह देशद्रोह का लॉ लागू होगा। कानून में सरकार की किसी व्यक्ति की आलोचना पर सजा का प्रोविजन नहीं है, लेकिन देश के खिलाफ बोलने वालों को जेल जाना पड़ेगा। पहली बार सरकार ने आतंकवाद की परिभाषा भी तय कर दी है। आज अमित शाह ने कहा अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे उनमें पनिशमेंट पर फोकस किया गया था, लेकिन नए कानून में दंड की बजाय न्याय के सिद्धांत पर जोर दिया गया है। जो कानून सरकार लाई है वो नए जमाने के हैं। अब अदालत में केस सालों साल नहीं चलेंगे, तारीख पर तारीख नहीं मिलेगी। पुलिस की जिम्मेदारी तय कर दी गई है, जांच की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है और अदालत भी टाइम बाउंड मैनर में केसेस निपटाएगी। बड़ी बात यह कि अब डिजिटल एविडेंस को भी अदालत में सबूत के तौर पर रखा जा सकेगा। अब पुलिस अगर किसी के घर की तलाशी लेती है, कुछ सामान जब्त करती है, तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। पुलिस को 14 दिन में शुरुआती जांच पूरी करनी होगी। 90 दिन में चार्जशीट पेश करनी होगी। अदालत को 14 दिन के भीतर चार्जशीट का संज्ञान लेना होगा। ज्यादा से ज्यादा 120 दिन में ट्रायल शुरू करना होगा और जज 45 दिन से ज्यादा फैसला रिजर्व नहीं रख पाएंगे। नए कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में सबसे ज्यादा सख्त सजा का प्रोविजन किया गया है। नाबालिग के साथ रेप करने वालों को फांसी की सजा होगी। नए कानून में मॉब लिंचिंग में भी सजाए मौत का प्रोविजन किया गया है। आज लोकसभा में अमित शाह ने कहा कांग्रेस के लोग कह रहे हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा कि यह सब बदलाव करने की क्या जरूरत है। ऐसे लोगों को समझ आएगा भी नहीं, क्योंकि यह सब समझने के लिए इटली का नहीं हिंदुस्तान का दिल चाहिए। उसके पहले प्रायोरिटी खजाने की रक्षा था, रेलवे की रक्षा था और ब्रिटिश ताज की सलामती रखना प्रायोरिटी थी। अब ये पूरा का पूरा बदलकर सबसे पहले महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध को अपराध को प्रायोरिटी दी गई है। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले विषयों को प्रायोरिटी दी है। उसके बाद में देश की सीमाओं की सुरक्षा को प्रायोरिटी दी है। उसके बाद में सेना, नौसेना, वायुसेना के संबंधित अपराधों को लिखा गया है और उसके बाद ब्ला 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 बाकी सारी चीजें आती हैं। मॉब लिंचिंग का प्रावधान भी किया है। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। मगर अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने भी इस देश में 70 साल में 58 साल शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग को भला अब तक क्यों नहीं लाए थे? हम तो जब बदलाव किए तब लाए। मॉब लिंचिंग शब्द का उपयोग हमें गाली बोलने के लिए तो खूब किया, मगर जब सत्ता में आए तब भूल गए। इस प्रकार के व्यवहार को जनता जानती है, इसीलिए उस ओर बैठे हो और उस ओर से भी सदन के बाहर बैठे हो। जो कहते थे
कि हम नहीं समझते हैं। मैंने कहा कि अगर मन खुला रखोगे और मन भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा। मन अगर इटली का है तो कभी समझ में नहीं आएगा। ये सच है कि सीआरपीसी और आईपीसी में जो बदलाव किए गए हैं वो ऐतिहासिक हैं, वक्त की जरूरत के हिसाब से किए गए हैं। इससे जनता को न्याय मिलने में आसानी होगी, वक्त कम लगेगा, लेकिन इसमें कई प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं। जैसे अगर पुलिस पर 14 दिन में शुरुआती जांच पूरा करने की जिम्मेदारी है, चार्जशीट 120 दिन में फाइल करने की जिम्मेदारी है, तो पुलिस बल की संख्या भी बढ़ानी होगी। इस वक्त सच्चाई यह है कि देश भर में पुलिस फोर्स की 5 लाख पोस्ट खाली हैं। ज्यादातर जगहों पर पुलिस फोर्स में नई भर्तियां नहीं हो पाई हैं। पुलिस की कमी है, इसलिए पुलिस की जांच अटक जाती है, और कई बार इसलिए जांच लटक जाती है कि फॉरेंसिक लैब की भी कमी है। रिपोर्ट आने में कई कई महीने लग जाते हैं। इसलिए अगर सिस्टम को बेहतर बनाना है तो पुलिस के सपोर्ट सिस्टम को भी इंप्रूव करना होगा। पुलिस की ट्रेनिंग बेहतर तरीके से करनी होगी। पुलिस थानों और अदालतों को डिजिटली इक्विप्ड करना होगा। कुछ लोग न्याय में देरी के लिए अदालतों को दोषी ठहराते हैं, लेकिन आप जानकर हैरानी होगी कि देश भर की अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं और 29% जजेस के पद खाली पड़े हैं। 4,500 कोर्ट रूम्स की कमी है। देश की अदालतों में 75,000 से ज्यादा कोर्ट कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं। इसलिए सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना होगा। सरकार ने कानून नए जमाने के हिसाब से बनाया है, इसलिए सरकार को जांच एजेंसी, पुलिस और अदालतों को भी नए जमाने के हिसाब से तैयार करना होगा, इक्विप्ड करना होगा। नया कानून प्रभावी तरीके से लागू हो पाए, इसके लिए पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और मजबूत करना होगा। एक अच्छी खबर आपको बता दूं, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होने वाला है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या जाकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह की तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर आई, अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर एक बड़ी मस्जिद बनाने की तैयारी भी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सरकार ने बाबरी ढांचे की जगह मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन दी है। इस जगह पर जो मस्जिद बनाई जाएगी उसका नाम होगा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद। यह मस्जिद डेवलपमेंट कमेटी का अध्यक्ष हाजी अराफात शेख को बनाया गया है। आज अराफात शेख ने बताया, अयोध्या में बनने वाली मस्जिद ताजमहल से भी ज्यादा खूबसूरत होगी। मस्जिद के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी कुरान को रखा जाएगा। खास बात है कि इस कुरान का रंग भगवा होगा। मस्जिद में एक साथ 9,000 लोगों के नमाज पढ़ने का इंतजाम होगा। मस्जिद परिसर में एक कैंसर हॉस्पिटल, ओल्ड एज होम, एक्वेरियम और कॉलेज भी बनाए जाएंगे। हाजी अराफात शेख ने बताया कि मस्जिद कमेटी इस बात की कोशिश कर रही है कि जब मस्जिद बनकर तैयार हो तो उसमें होने वाली पहली नमाज मक्का के इमाम अब्दुल रहमान अल सुदैस पढ़वाएं। इस्लाम के 5 बुनियाद फर्ज, जिसपे कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इस 5 बुनियाद के ऊपर हम मीनारें बनाने जा रहे हैं। वो मीनारें इतनी अद्भुत होगी कि पहली, मतलब आपने 4 मीनार की मस्जिद देखी होगी, 2 की देखी होगी, पहली मस्जिद है जो 5 मीनार पे बनने जा रही है। फिर हमने वहाँ पे एक अस्पताल वहाँ पे बनाने जा रहा है कि जिसमें लोगों को लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी होगी। दुआ और दवा दोनों वहाँ पे होगी। मस्जिद में दुआ होगी, वहाँ पे दवा होगी और मुफ्त में लोग वहाँ पे इलाज करेंगे। तो हम दुनिया का सबसे बड़ा कुरान बनाने जा रहे हैं जो 21 फीट लंबा है और 18-18 फीट पे खुलेगा और वो केसरी रंग का होगा। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात होगी। फिर वहाँ पे हम एक बहुत बड़ा फिश एक्वेरियम बना रहे हैं। लोग वजू करने जब जाएंगे, लेडीज और जेंट्स का अलग अलग एंट्री होगी और उसके अंदर जो बच्चे जाएंगे, लेडीज जाएंगे और मछलियां देखेंगे, फिश एक्वेरियम को देखेंगे। हम वहाँ पर वेज किचन बना रहे ता कयामत तक से 3,000 से 5,000 लोगों का खाना वहाँ पे फ्री में, मुफ्त में दिया जाएगा। हम सब ने बैठ के तय किया है कि हम पूरी दुनिया में सभी लोगों को इन्विटेशन देंगे
कि इतनी अद्भुत मस्जिद बन रही है, जो मस्जिद ताजमहल से भी खूबसूरत होगी, वो लोग देखने के लिए आएंगे। दुनिया के एक नक्शे के ऊपर मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगी, तो वो नमाज हम मक्के के इमाम को इन्विटेशन देंगे, ताकि मक्के के इमाम अगर आके वहां पहली नमाज पढ़ाएंगे तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। ये सारी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि बहुत से मौलाना और मुस्लिम संगठन अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का विरोध कर रहे हैं। आज जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा उन्हें अयोध्या में बनने वाली इस मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है। मदनी ने कहा वो तो अभी ये मानते हैं कि जहां राम मंदिर बन रहा है वो ज़मीन मस्जिद की है, उसके बदले में मिली ज़मीन पर बन रही मस्जिद की उनके लिए कोई अहमियत नहीं है। मुसलमान अगर चाहें तो न ज़मीन की कमी है न पैसे की कमी है, मुसलमान ऐसी तो 50 मस्जिदें बनवा सकते हैं। हमारा मसला मस्जिद बनाने का नहीं है, मस्जिदें तो रोज बनती रहती हैं मुल्क के अंदर। वो जगह हमारी मस्जिद की आज से पहले भी थी, आज भी है। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये मस्जिद की जगह है, पहले भी मस्जिद की जगह थी, आज भी मस्जिद की जगह है, आपने उसको ले लिया। आप हमसे कहते हैं कि आप इसके बदले में दूसरी ले लो। हमारी जमीन के बदले में आप हमें जमीन दें, हम तो नहीं लेते, हमें कोई जरूरत ही नहीं है। हमें 50 मस्जिदें मुसलमान हैं ऐसा मुल्क के अंदर, जो 50 आलीशान मस्जिद जहाँ चाहेगा वहां खड़ी कर देगा, और रोज बनती हैं मस्जिदें। हम क्यों लेंगे गवर्नमेंट की दी हुई। मौलाना मदनी की बात ठीक है कि मुस्लिम भाइयों के पास न पैसे की कमी है न ज़मीन की कमी है, जब चाहें मस्जिद बना सकते हैं। लेकिन जिस मसले की वो बात कर रहे हैं वो मामला ख़त्म हो चुका है। फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों ने खुले दिल से स्वीकार किया। मुझे लगता है मौलाना अरशद मदनी जैसे बुजुर्ग और सम्मानित मौलानाओं को अब ऐसी बातें कहने से बचना चाहिए, क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट का था। ऐसी बातें कहने से समाज के बीच दूरियां पैदा होती हैं। अब चलते चलते आपको दिखाता हूं योगी आदित्यनाथ का अनूठा अंदाज। आज गोरखपुर में वहां के सांसद और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन के बारे में एक दुकानदार ने योगी के सामने ऐसी बात कह दी कि सब जोर से हंस पड़े। असल में गोरखपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम था। इसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। कार्यक्रम में योगी केंद्र की स्कीम्स के लाभार्थियों से बात कर रहे थे। सरकारी स्कीम से लोन लेकर ठेला लगाने वाले एक शख्स से मुख्यमंत्री ने पूछा, आपके ठेले पर खाने के लिए यहां बैठे लोगों में से कोई आया? तो उसने कहा कि सांसद जी आए थे। फिर योगी ने पूछा कि सांसद जी ने कुछ लिया था? तो जवाब मिला, लिया था। फिर योगी ने पूछा, पैसे दिए थे या ऐसे ही ले लिया? तो ठेला लगाने वाले ने कहा कि नहीं दिया था। इस पर योगी हंस पड़े और रवि किशन को खड़ा करके पूछा, भाई बताओ। रवि किशन झेप गए। उन्होंने लाभार्थी से कहा, भाई पैसे दिए तो थे। और इसके बाद सब जोर से हंसने लगे और बात खत्म हो गई। क्या कर रहे हैं आप? ठेला लगाते हैं। अच्छा, कितना पैसा आपने लिया है? 10,000 एक बार लिए, 20,000 एक बार लिए। पैसा चुकता कर दिए? नहीं, 20,000 वाला कुछ कम है, 2-4 महीना बाकी है। लेकिन डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ा है कि नहीं जोड़ा? जो लोग आते हैं वे लोग भी उसी से कर रहे हैं? उसी से कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। क्या काम कर रहे हैं आप इसमें? वो बेचते हैं सिटी मॉल पर। अच्छा, कितने का प्रतिदिन बिक्री हो जाती है? वो 1,500-2,000 तक बिक जाती है। बिक जाता है, बहुत सुंदर। इसमें से कोई व्यक्ति आया खाने के लिए कभी? हमारे सांसद जी आए थे। फ्री में या कुछ पेमेंट करके किए ना? पेमेंट किए कि नहीं किए? सांसद खड़े जावे। हाँ, वो किए ना पैसा। वहीं पर आप उद्घाटन करने आए थे एक बार। ठीक है, बहुत सुंदर। एक बार पहले भी योगी आदित्यनाथ के सामने रवि किशन ने गोरखपुर के शमशान घाट की शान शौकत का जिक्र किया था। उस समय भी रवि किशन की बात पर योगी बहुत हंसे थे। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।